students, today I am going to demonstrate you periodic classification of element class 10th chapter 5. सो इसमें आपको जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर में वो मेनली है कि पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स को सजाया गया या फिर अरेंज किया गया जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वो किस तरह से दिखता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शुरू करेंगे एलिमेंट से, तो एलिमेंट्स सब्सटेंस होते हैं जो एटम ओनली टाइप वन टाइप के होते हैं, जैसे सोडियम हो गया एंड सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे सब्सटेंस होते हैं, राइट। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हमें 118 एलिमेंट अभी तक पता है, वैसे कई बुक्स में 116 भी लिखा हुआ है, बट ऑल ओवर 118 एलिमेंट्स हमें आज तक पता लग चुके हैं, जिसके भी हाफ में हम इसे देखते हैं, राइट। और एलिमेंट्स जो है वो भी क्लासीफाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी, राइट। अब वो एलिमेंट जो क्लासीफाइड किए अकॉर्डिंग टू स्टडी की, उन एलिमेंट्स को किस तरह से पीरियोडिक टेबल या किसी एक मैनर में रखा गया, क्योंकि अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो हम न कोई भी चीज़ है तो एक अरेंजमेंट के हिसाब से रखते हैं। अपने घरों में भी अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज़ एक अरेंजमेंट के हिसाब से रखते हो, जिससे हम इजीली पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कपड़े कहाँ पर हैं, या फिर कहीं तो किचन में हमने ग्लासेस कहाँ रखे हैं, प्लेट्स कहाँ रखे हैं। उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही हुआ कि एलिमेंट्स को अरेंज करना सीखोगे। एलिमेंट्स को अगर अरेंज करना है तो उसको हमें किसी अरेंजमेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा। बट वो अरेंजमेंट था क्या, जिससे हमें सिमिलैरिटी पता लगे, क्योंकि अगर हम नाम से देखें तो सारे अलग हैं, सबका अलग अलग नाम है, जो किसी प्लेस के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है, किसी की प्रॉपर्टी, किसी के जो डराइव करने के तरीके से, या किसी साइंटिस्ट के नाम से इसको अलग अलग किया गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने काम किया, बट तीन ही साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया और जिसका नाम भी हुआ। फर्स्ट आता है आपका डॉबनेर ट्रेड। डॉबनेर ट्रेड एक्चुअली डॉबनेर था एक साइंटिस्ट, उसने ट्रेड फॉलो किया था। ट्रेड मतलब होता है कि एक ट्रेड जिसमें आप एक सीक्वेंस देखोगे कॉम्बिनेशन का, राइट। उसने एक्चुअली एलिमेंट्स को किसी इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। कहता है कि एटॉमिक मास के हिसाब से अगर आप देखोगे हम पीरियोडिक टेबल या इस एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो उसने एवरेज एटॉमिक मास की एक थ्योरी ली। उसने क्या किया, उसने कहा कि कहता है कि जो मास एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होएगा, और जो एटॉमिक मास ऑफ मिडल है वो एवरेज होगा ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। मतलब बाकी जो दोनों एलिमेंट हैं उनका जो एवरेज आएगा वो सेंटर में आएगा। तो कैल्शियम और बेरिलियम, बट वो अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा था, ये नहीं बोल रहा था कि एग्जैक्टली सेम आएगा, वो नियर बाय सेम आएगा। तो अगर आप देखोगे 114 136 को सम करके उसका एवरेज निकालना चाहोगे तो वो नियर बाई 87 90 समथिंग आएगा। तो वो नियर बाई आपके एवरेज ऑफ द सेंटर आएगा। तो इस तरह से देखा गया, लेकिन ये चीज़ सिर्फ ओनली तीन ही ट्रेड में फॉलो हुई, मतलब तीन कॉम्बिनेशन में ही फॉलो हो पाया था, उसके बाद ये फॉलो नहीं हो पाया था। तो लेकिन उसमें भी आप देखोगे तो बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाया था। बट उसने ये लिमिटेशन सबसे बड़ी ये थी कि उसने खाली जगह नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से उसे ये नहीं पता था कि अगर एलिमेंट अगर आएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो किस तरह से फिट होंगे, राइट। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अगर हम कार्बन का देखेंगे वो 12 यूनिट लिया गया था, लेकिन कंपेयर्ड विद द मास, तो एटॉमिक मास हम किसी का भी कंपेयर करते हैं तो कार्बन 12 आइसोटॉप्स के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो उसके भी आप में बाकी सब के भी मासेस कंपेयर किए गए। देन आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उसके बाद जब डबनेर ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसका एवरेज एटॉमिक मास के हिसाब से ट्रेड बनाए थे, तो वो तीन में ही फॉलो हुए। लेकिन उसको ही देखते हुए न्यूलैंड आया था, उसने भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही बोला था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने भी अरेंज करना शुरू किया। बट उसने थोड़ा अलग पैटर्न यूज़ किया, क्योंकि तब तक उसके जब न्यूलैंड ऑक्टेव था तब तक बहुत सारे एलिमेंट नोन हो गए थे। अप्रॉक्सीमेटली 56 एलिमेंट नोन हो गए थे जिसको उसने यूज़ किया था। बट मेन थिंग इज़ दैट कि उसने जब अरेंजमेंट शुरू करी थी तो उसने एक अरेंजमेंट ली थी जो हमारे सारे गामा पा लाइक कहते हैं, या जो जो स्वर की मतलब कहते हैं, या फिर कहते हैं ना जो सारे गामा पा में जैसे वरमाला होती है, उस हिसाब से उसने अरेंज किया और हर एक ग्रुप को एक नाम दे दिया था। तो जब वो हर एक ग्रुप का नाम दे रहा था तो उसने ये नोटिस किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जब एट्थ एलिमेंट पे रिपीट होता है तो अपनी प्रॉपर्टी भी रिपीट करता है। तो उस हिसाब से देखा था, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एंड लिथियम आर द सेम प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट जो सोडियम है देन उसके बाद लिथियम से जब रिपीट हुआ तो उसने अपनी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाई।
तो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाया था, लेकिन ये चीज़ सब में फॉलो नहीं हो पा रही थी। उसे कई बार ग्रुप में ऐसे दो दो रखने पड़े थे इसके प्रॉपर्टी सिमिलर करने की रीज़न की वजह से, राइट, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास शो करने के लिए। तो इसमें एक लिमिटेशन भी उसके बाद सामने आई, जिसकी वजह से उसका ऑल ओवर अटेम्प्ट जो था न्यूलैंड का वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो वो क्या था कि जो पीरियोडिक टेबल था वो ओनली कैल्शियम से एक्सेप्टेड था। कैल्शियम के बाद जो है एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है वो फिट नहीं हो रही थी, और प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एलिमेंट कुड नॉट फिट, मतलब अगर नया एलिमेंट है वो भी नहीं फिट कर पा रहे थे उसमें कि वो किस में आ रहा है। देन इन सम केसेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वर नॉट इवन सेम एज बियॉन्ड ऑक्टेव रूल, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं थी, बिल्कुल भी बिल्कुल अलग थी। ऑक्टेव रूल के हिसाब से कईयों को दो दो बारी रखा गया है। इवन प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो आयरन को बहुत दूर रखा गया है कोबाल्ट एंड निकल से, जो कि कोबाल्ट और निकल आयरन से सिमिलर प्रॉपर्टी फंक्शन बिहेव करते हैं। और ये सिर्फ जो एट्थ एलिमेंट में रिपीट हो रही है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मासेस, वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स में ही हुआ था। जैसे ही हैवियर एलिमेंट हो गए तो वो रिजेक्ट होने लग गया। तो न्यूलैंड ऑक्टेव इसलिए वो भी एक्सेप्ट नहीं होता। देन आई मैंडली, जिसने काफ़ी हद तक अच्छा एक पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसको काफ़ी टाइम तक एक्सेप्टेबल भी किया गया था जो केमिस्ट से उनको, बट उसमें भी कुछ कमियां ज़रूर थी, तभी आज के टाइम हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं, राइट। इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हैं जो हम आज भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, बट फिर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ क्वाइट ईजियर टू अंडरस्टैंड कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी क्या है। तो मेंडलीव ने दिया था द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने भी यही माना कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके मास के अकॉर्डिंग देखी जाती है, जैसे बाकी न्यूलैंड ऑक्टेव डॉमिनर ने भी यही माना था, राइट। लेकिन मेंडलीव ने एक और चीज़ देखी थी, क्या था कि जो टेबल की प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के हिसाब से देखी जाएगी, कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ किस हिसाब से देखी जाती है, और उसी हिसाब से उसने ग्रुप में अरेंज करना शुरू किया, राइट। लाइक लिथियम और हाइड्रोजन को अरेंज करना शुरू किया, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। तो उसने उसके हिसाब से ग्रुप एंड पीरियड्स बनाने शुरू किए, जिसमें उसने 8 वर्टिकल ग्रुप बनाए थे एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे, जिनको उसने पीरियड का नाम दिया था। फॉर्मेंडो पीरियड टेबल की सबसे अच्छी अचीवमेंट ये थी कि उसने काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को ग्रुप बनाकर एक साथ रखा था, तो बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशन हो रही थी कि सारे जो सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। लेकिन उसने एक ही साथ रिपीट करे थे दो तो वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था, लेकिन कोई उसके अगला नेक्स्ट जो है अल्टरनेटिव नहीं था, तो उसने वो रखा। लेकिन उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी और बिहेवियर, वो बहुत अच्छे से रखा, जिसकी वजह से एक्सेप्ट हुआ। और उसने ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया था कि अगर कल को नोबल गैसेस आएंगे विदाउट पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करते, नोबल गैस की अलग से एक प्लेस भी बन सके, जिसकी वजह से उसने पर्टिकुलरली अपने टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। तो नॉर्मल गैसेस वैसे बाद में डिस्कवर हुए थे मेनली कि दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस, बट उसने इस तरह से अरेंज किया था कि कोई भी नॉन रिएक्टिव अगर गैसेस होंगी तो उनको मैं बिल्कुल एंड में रख सकता हूँ, राइट। और उसने मेंडलीव ने कुछ खाली जगह भी छोड़ी थी, जिसमें अगर नई कोई एलिमेंट इन्वेंट होता है तो उसे हम सजा सके। लाइक एल्यूमिनियम का जैसे होता है एक एल्यूमिनियम नाम दिया था कि एल्यूमिनियम जैसे ही कोई अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने वाला आएगा तो उसे हम एक एल्यूमिनियम के जगह पे फिट करेंगे। लाइक गैलियम, फॉर एग्जांपल गैलियम जो एक एल्यूमिनियम की जगह लिया था, राइट। तो लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन मेनली की थी सबसे मेन कि वो उसने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं बता पा रहा था कि हाइड्रोजन हमें उन्होंने मेटल की जगह रखा कि नॉन मेटल की जगह रखा, तो कोई फिक्स पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक्चुअली भी आज भी देखोगे हाइड्रोजन बहुत यूनिक बिहेवियर दिखाता है, वो बेशक नॉन मेटलिक बिहेवियर दिखाता है क्योंकि वो गैस है, लेकिन उसे स्टिल मेटल की जगह रखा गया है। और नेक्स्ट आता है नो प्लेस ऑफ आइसोटोप्स। एक्चुअली क्या है कि मेंडलीव को उस टाइम पे यही नहीं आइडेंटिफिकेशन थी कि आइसोटोप होता है क्या, तब डिस्कवर भी नहीं हुआ था। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंस होते हैं, और मेंडलीव बनाई मास के अकॉर्डिंग रहा था। तो वहाँ पे बहुत उसे चैलेंज देखने का मिला कि एक ही कार्बन दो दो वेट के कैसे हो सकते हैं, तो वो चीज़ वो उसकी लिमिटेशन थी, तभी वो मास के अकॉर्डिंग ही बना पाया, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं बना पाया। एंड नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस, ये भी अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट निकल एंड आयरन में
जो है रीअरेंजमेंट, जो अगर आप देखोगे उसको रीअरेंज करके तो उसके एटॉमिक मासेस में आगे पीछे उसने हायर वाला पहले ले लिया, लोअर वाला बाद में करना पड़ा उसे, क्योंकि रिएक्टिविटी इस हिसाब से बन रही थी। देन है आपका मॉडर्न पीरियोड टेबल। मॉडर्न पीरियोड टेबल में हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने कहा कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, कहता है किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कहता है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मॉडर्न ने एटॉमिक नंबर के बिहाफ में से किया था। अब एटॉमिक नंबर कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, राइट, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कभी किसी का चेंज नहीं हो सकता। मासेस चेंज हो सकते हैं, मासेस की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते थे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है, हम एटॉमिक नंबर को नंबर देते थे, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसके बिहाफ में इसने केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी, देन उसने अरेंजमेंट्स करी, जिसके बिहाफ में उसने जो मॉडर्न पीरियड टेबल तैयार हुआ, राइट। एंड मॉडर्न पीरियड टेबल तैयार होने के लिए उसने जो साइंटिस्ट उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम बनाए थे एंड 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स बनाए थे, राइट। और कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप का नाम दिया था, एंड 7 जो पीरियड्स थे उनको पीरियड्स का नाम ही दिया था। और जो ग्रुप थे एलिमेंट के, राइट, है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो भी मोस्टली सेम रह रहे थे, राइट। एंड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते डाउन द ग्रुप, एंड एलिमेंट ऑफ द पीरियड हैव द सेम शेल। और जितने भी एलिमेंट्स होते पीरियड में वो सब सेम शेल के होंगे। मतलब अगर हम नॉर्मल पीरियड टेबल देखें तो लेफ्ट टू राइट में सेम शेल के होंगे, एंड अप टू डाउन अगर हम देखेंगे तो वो भी होंगे, लेकिन इसमें वेरिएबल शेल होता है, वो इंक्रीज़ होता रहता है। उसकी वजह से ही हमारी अरेंजमेंट पीरियड टेबल की बनी थी, राइट। और ईच पीरियड मार्क ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट फिल्ड। तो अगर हम देखेंगे तो हर एक जो पीरियड है उसमें नए शेल बनते जाते हैं, दैट इज़ इन द कन्फिगरेशन ऑफ 2 8 8 18 18 32 32 सॉन। तो इसके बिहाफ में उसने अरेंजमेंट करी थी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है था वो पर्टिकुलरली पीरियड के ऊपर डिपेंड करता था कितना, और वो इंक्रीज़ होता चला जाता था और नेक्स्ट सेल में पुट होता चला जाता। तो इसका भी हमने एक 9th में भी ये चीज़ कंसेप्ट थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन द शेल डिपेंड अपॉन द 2n²। हम 2n² करेंगे के शेल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 होता है तो 2 आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा 2 एंड 2 का स्क्वायर दैट इज़ 8। नेक्स्ट आपका 8 आता है, 18 नहीं आता क्योंकि वहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो नेक्स्ट भी 8 बन रहा है। देन पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल, रिएक्टिविटी। तो अगर एलिमेंट में हम देखेंगे तो रिएक्टिविटी मतलब जो पीरियड टेबल है उसके हिसाब से हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो रिएक्टिव कैसे होंगे। तो ट्रेंड देखा गया इसमें, राइट। फर्स्ट ट्रेंड आता है आपका मॉडर्न पीरियड टेबल में कि वैलेंसी, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम कहें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। हम इसमें अगर आप ग्रुप देखोगे तो मॉडर्न पीरियड टेबल में अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। अलोंग द ग्रुप कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी चेंज नहीं होती है। और वहीं साइज़ की बात करें, एटॉमिक साइज़ जिसे हम लेते हैं रेडियस ऑफ द एटम, तो एटॉमिक साइज़ अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ होता है, और अप टू डाउन अगर आप देखोगे कि वो इंक्रीज़ होता है। एक्चुअली ये होता क्यों है? अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, लेकिन शेल सेम रहता है, शेल नहीं बढ़ता या कम होता है, राइट। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे डाउन द ग्रुप जाओगे तो उसमें शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आएगा आपका के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल से बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उनका जो साइज़ बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी कॉन्टीन्यूसली लेकिन दोनों तरफ बढ़ता है, लेकिन शेल जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाता है। अब मेन आता है कि डिक्रीज़ क्यों हो रहा है लेफ़्ट टू राइट में? डिक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता रहता है लेकिन शेल नहीं बढ़ता। तो शेल ना बढ़ने की वजह से जो लेफ़्ट टू राइट है वो साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, राइट। और उसकी वजह से ही साइज़ डिक्रीज़ होएगा लेफ़्ट राइट और इंक्रीज़ होएगा डाउन द ग्रुप। देन मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं। एक्चुअली मेटेलिक करेक्टर से एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उसी की वजह से उसका बेसिसिटी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो अगर हम मेटेलिक करेक्टर की बात करें, राइट, वो डिक्रीज़ होता है अक्रॉस द पीरियड। मतलब अगर हम पीरियड में देखेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हम पीरियड टेबल में, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो लूज़ इजीली कर देते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, राइट। और मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्टली इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, बट नॉन मेटल इज नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। एंड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से साइज़ बड़ा हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट हो जाए। शील्डिंग मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी लास्ट इलेक्ट्रॉन पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो है मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने लग जाता है एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होने लग जाता है। बट नॉन मेटेलिक जितने भी हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लोरीन का निकालो, जैसे नॉन मेटल और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो बेस है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी खींच लेगा, राइट। जिसकी वजह से जो नॉन मेटल है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो अगर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो लेफ्ट टू राइट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और वही बेसिसिटी की बात करें मेटल के हिसाब से कि मेटल अगर हम बेसिसिटी में कैसे देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और वहीं हम अप टू डाउन देखेंगे तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बेसिक करेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एलिमेंट वो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो वही है कि ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज़ द नेचर ऑक्साइड, नॉन मेटलिक आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल एसिड इन नेचर होता है, जो जहाँ पर भी एसिड्स हैं नॉन मेटल हैं कि पे एसिड हो जाएगा। देन एक टेबल है जिसमें आपको ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि अटोमिक साइज वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज एंड वेरिएशन अलॉन्ग द ग्रुप में देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल और या इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आउटर एंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होएगा अलॉन्ग द पीरियड, अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। देन नॉन मेटेलिक करेक्टर जस्ट उसका ऑपोजिट है, वो इंक्रीज हो रहा है अलॉन्ग द पीरियड एंड डिक्रीज हो रहा है अलॉन्ग द ग्रुप, राइट। और ड्यू टू से इलेक्ट्रॉन चार्ज टेंडेंसी गेन होने की वजह से, लू कम होने की वजह से भी ऐसा मेटेलिक करेक्टर देखा जाता है। तो ये मेन पीरियड टेबल थे आपके, और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई पीरियड टेबल में किस तरह से चीज़ें अरेंज की गई हैं, उसे बनाया गया। तो उसके हिसाब भी हाफ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो अलग अलग ट्रेड में बनाए गए थे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट या इफ़ एनी अनदर इंक्वायरी की जानना चाहते हैं, कोई और टॉपिक की भी हमें पीरियड टेबल, तो प्लीज़ कमेंट में बिलो। थैंक यू सो मच।